बॉयकॉट मालदीव्स ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। मालदीव्स के इलेक्टेड लीडर्स, मिनिस्टर्स इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि खुले में टॉयलेट करना हमारा नेशनल कल्चर है और ये कल्चर हम वेस्ट में भी ले जा रहे हैं। भारत मालदीव्स जितना सुंदर कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये सच है? ये नजारे देखिए, सुंदर बीचेस देखिए, क्लियर स्काईज और उससे भी क्लियर पानी देखिए। फर्स्ट टाइम देखने पर लगेगा कि ये थाईलैंड है, मॉरिशस है या मालदीव्स, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारा भारत है। ये है लक्षद्वीप, भारत का बेस्ट केप्ट सीक्रेट। कुछ ही दिनों पहले लक्षद्वीप से हमारे प्रधानमंत्री जी के फोटोज वायरल हो गए, जहां उन्होंने लक्षद्वीप के क्लियर वाटर्स में स्नॉर्कलिंग की। और तो और लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस हुई। ये बात मालदीव्स की सरकार को चुभ रही है और वो कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये ट्रोल्स नहीं है, ये एक्चुअल मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। उन्हें भारत की डेवलपमेंट से प्रॉब्लम क्या है? सच तो यह है कि ये पोस्ट सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, भारत के सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक रिमाइंडर। क्योंकि लक्षद्वीप भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत के पास लक्षद्वीप होना मालदीव्स और चाइना जैसे देशों के लिए एक डेंजर है। देखते हैं कि भारत एक तीर से दो निशाने कैसे लगा रहा है। इंटरनेट काफी नेगेटिव होता जा रहा है क्योंकि आपके जैसे अच्छे लोग पॉजिटिव कंटेंट देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमने हमारे लेटेस्ट नंबर्स देखे तो पता चला वीडियोस देखने वाले 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। प्लीज, अगर आपको हमारा भारत को बेहतर बनाने का ये माइंडसेट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाँ, आई प्रॉमिस यू, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, मालदीव्स वर्सेस इंडिया। मालदीव्स में हाल ही में इलेक्शंस हुए और ये है उनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। इन्होंने एक एंटी इंडिया स्टांस लिया है। एंटी इंडिया मतलब क्या है? प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की, आई विल इंश्योर दैट दिस कंट्री हैज नो फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस ऑन इट्स सॉइल। इनफैक्ट उन्होंने इसी वादे के दम पर इलेक्शन जीता। उन्होंने अपने कैंपेन को इंडिया आउट ये नाम दिया था। इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भारत के अच्छे दोस्त थे, वो रियलिटी जानते थे कि मालदीव्स एशिया का बहुत छोटा देश है। मालदीव्स के सबसे नजदीक भारत ही है जो जरूरत के समय उनकी मदद कर सकता है और भारत ने वैसा किया भी है। ऑपरेशन पानी के थ्रू हमने 2014 में उन्हें मुफ्त में पानी प्रोवाइड किया था। ये करने वाले हम सबसे पहले देश थे। हमने उन्हें कोविड के समय वैक्सीन्स भी दी थी और वो भी किसी रिटर्न की अपेक्षा न करते हुए। तो प्रॉब्लम क्या है? आज के समय हमारे कुछ मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में है। कितने पता है? एक वाइल्ड गैस लीजिए। द आंसर इज जस्ट 75,000 नहीं, 7500 भी नहीं, जस्ट 75। और ये जवान यहाँ पर क्यों है? 2009 में भारत ने मालदीव्स को कुछ हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे और उसके बाद कुछ एयरक्राफ्ट्स भी दिए थे। इस मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे मिलिट्री पर्सनल वहां पर हैं। प्लस उनके बॉर्डर सुरक्षित रखने के लिए हमने उनके लिए एक रेडार भी बनाया था। वो रेडार हमने बनाया था, इसीलिए वो रेडार यूज करने की अगले 30 इयर्स के लिए परमिशन हमें मिली थी। एंड दैट्स व्हाई द मिलिट्री पीपल आर देयर। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, क्या इन 75 जवानों के साथ भारत 500,000 पॉपुलेशन के मालदीव्स पर कंट्रोल करना चाहता है? घंटा। इन जवानों से मालदीव्स को क्या खतरा है हमारी समझ के परे। अगर आपको समझता है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हमारा थोड़ा नॉलेज बढ़े। लेकिन जब इलेक्शन के दौरान फॉरेन मिलिट्री पर्सनल ऐसे शब्द यूज होते हैं तब वोट्स के लिए अच्छा होता है, लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है और फिर वोट्स आते हैं। इसीलिए मुइज़ू ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई और इलेक्ट होते ही भारत को एक फॉर्मल नोटिस भी भेज दी कि भाई आपके जवानों को वापस बुला लो, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब मोदी जी ने लक्षद्वीप के फोटोज और वीडियोस अपलोड किए तो मालदीव्स की गवर्नमेंट को मिर्ची लगी। याद रखिए, यहाँ पर मालदीव्स का मेंशन कहीं पर भी नहीं था। इट्स सिंपल। क्या भारत का प्राइम मिनिस्टर भारत के किसी लोकेशन पर जाकर भारत के लोगों को यहाँ विजिट करने के लिए नहीं कह सकता? इसमें मालदीव्स को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ट्वीट्स करना स्टार्ट किया और फिर हमारे लोगों ने भी बॉयकॉट मालदीव्स कहना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स ये आगे जाकर कितना फॉलो होगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इससे आप आज का इंडियंस का सेंटिमेंट समझ सकते हैं। मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों? चलिए मैप देखकर समझते हैं। इंडियन ओशन वर्ल्ड ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है।
कई सारे इंपॉर्टेंट सी रूट्स यहाँ से होकर गुजरते हैं। भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है। हमारी नेवी अरेबियन सी और इंडियन ओशन में पायरेट्स से लड़ती है। कुछ ही दिनों पहले आपने ये रेस्क्यू वीडियोस तो देखे ही होंगे, लेकिन भारत का ये बढ़ता हुआ प्रेजेंस चाइना के डोमिनेंस के मास्टर प्लान के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि अब चाइना इकलौता एशियन जायंट नहीं है। ऑफ कोर्स हम टेक्नोलॉजी वाइज आज चाइना को टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन चाइना हमें ग्रो होने से पहले ही रोकना चाहता है। इलेक्ट होने के बाद यूजुअली मालदीव्स के प्रेसिडेंट पहले भारत आता है, मानो कि ये ऐसे एक ट्रेडिशन जैसा बन गया है। लेकिन इस बार मुइज़ू ने ये ट्रेडिशन ब्रेक किया। पहले तो वो टर्की गए और उसके बाद अब वो चाइना जाने वाले हैं, यानी उन्होंने भारत को एक बार नहीं दो बार स्नब किया। एक्चुअली स्पीकिंग भारत से ही उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। भारत उन्हें बिजनेस भी देता है और एसेंशियल रिसोर्सेज भी। मालदीव्स आने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडियन होता है। हर 4 में से 1 टूरिस्ट इंडियन होता है। मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म फोकस्ड है। फिशरीज और टूरिज्म को मिलाकर उनकी 40% इकोनॉमी बनती है। मालदीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब उन्हें रेडार्स बनाने थे, तब हमने उन्होंने $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। लेकिन ये सारी बातें भूलकर मालदीव्स चाइना की ओर झुक रहा है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हमारे कई सारे वीडियोस में चाइना का जिक्र क्यों होता है। चाइना एक ऐसा देश है जिसके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना ही उनका सिनिस्टर मास्टर प्लान खुलता जाता है। चाइना हरकतें ही कुछ ऐसी करता है। लेकिन चाइना के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जानते हैं भारत के सीक्रेट वेपन के बारे में। चैप्टर 2, भारत का सीक्रेट वेपन। मालदीव्स की बात बहुत हो गई, अब भारत वापस आता है। लक्षद्वीप भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। केरला से बस 360 किलोमीटर दूर 36 आइलैंड का ये एक स्वर्ग है, जिसमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं। ये सारे आइलैंड्स काफी छोटे छोटे हैं। इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है ये एंड्रोट आइलैंड, जो सिर्फ 4.66 किलोमीटर लंबा है और 1.43 किलोमीटर चौड़ा। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इन आइलैंड्स का 97% हिस्सा फॉरेस्ट है और इसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 64,000 है, जिनमें से 90% से भी ज्यादा ट्राइबल लोग हैं। यहाँ टूरिज्म की शुरुआत 1994 में हुई थी, और वो भी सिर्फ एक आइलैंड में। बाकी सारे आइलैंड्स ट्राइब्स के लिए और लोकल्स के लिए रिजर्व्ड थे। साथ ही साथ लक्षद्वीप एक इम्पोर्टेंट नेवल बेस भी है। चैप्टर 3, भारत का मास्टर प्लान। आज भारत लक्षद्वीप में 1156 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहा है, जिनमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट, पीने का पानी, फेरी सर्विसेज के साथ साथ इको टूरिज्म भी शामिल है। लक्षद्वीप न्यूज में आज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मालदीव्स को जवाब देने के लिए लक्षद्वीप को डेवलप किया जा रहा है। इसकी प्लानिंग बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2018 की बात है। 10 अगस्त 2018 को नीति आयोग ने इन आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सामने रखकर अंडमान और लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर इको टूरिज्म डेवलप किया जाए। नीति आयोग का प्लान ही यही था कि ट्राइबल एरियाज को छोड़कर बाकी एरियाज में डेवलपमेंट हो। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों यूटीज की बात हो रही थी। यहाँ आपको शायद काला पानी नाम की सीरीज याद आई होगी, जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर ट्राइबल एरियाज में घुसा जाता है, रूल्स तोड़े जाते हैं और इसका अल्टीमेटली नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है। सीरीज काफी बढ़िया है, लेकिन हमें ये समझना इम्पोर्टेंट है कि नीति आयोग में काम करने वाले लोग एक्सपर्ट्स होता है। सालों का स्टडी और रिसर्च करने के बाद ही चीजें अप्रूव होती हैं। एग्जिस्टिंग कंडीशंस और आने वाले थ्रेट्स को स्टडी करके ही कदम उठाए जाते हैं। इस मास्टर प्लान में अलग अलग पैकेजेस यानी अलग अलग स्टेजेस हैं। पैकेज 1 में अंडमान के आइलैंड्स एव्स, लॉन्ग, स्मिथ एंड रॉस आइलैंड्स डेवलप होंगे, और दूसरे पैकेज में लक्षद्वीप के बंगाराम, चेरियाम, मिनिकॉय, सुहेली एंड तिनका डेवलप होंगे। यहाँ 11 एंकर टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, जिनके अराउंड पूरी इको टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगी। यहाँ इको टूरिज्म ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों अलग अलग छोर पर होते हैं। दोनों में एक टग ऑफ वॉर का खेल शुरू होता है। अगर हमने एनवायरनमेंट को चुना तो डेवलपमेंट नहीं होगी, और अगर डेवलपमेंट को चुना तो एनवायरमेंटल डैमेज होगा। लेकिन इस बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट 2019 में ही पब्लिश हो चुकी थी। आने वाले समय में सरकार का प्लान ये है कि 100 ऐसे आइलैंड्स भारत में ही डेवलप करने हैं जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस बन सकें। आगे जाकर 2021 में 370 फ्लोटिंग विलास का टेंडर निकला, जिसकी टोटल वैल्यू थी 800 करोड़। लेट मी रिमाइंड यू कि मालदीव्स में आने वाले 1/4 टूरिस्ट इंडियंस हैं, 23%। सोचिए, अगर इनमें से सारे टूरिस्ट को एक सस्ता और बेहतर अल्टरनेटिव भारत में ही मिल जाए,
तो मालदीव्स का दुकान बंद हो जाएगा। चैप्टर 4, चाइना का मालदीव्स पर कंट्रोल। लेट मी रिमाइंड यू कि ये पूरा वीडियो जो है सिर्फ टूरिज्म के बारे में नहीं है। मालदीव्स एक छोटा देश होने के बावजूद भारत को चुनौती दे रहा है। ये बातें किसी बड़े सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। 2008 में ही चाइना ने मालदीव्स का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जान लिया था। मालदीव्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका जियोग्राफिक लोकेशन। ये मैप देखिए, चाइना के पास सब है लेकिन एक चीज नहीं है और वो है तेल। चाइना सऊदी और दूसरे अरब देशों से तेल इंपोर्ट करता है। ये सारा माल जो है वो इसी रूट से आता है। कल जाकर अगर भारत और चाइना के रिलेशंस और खराब होते हैं और मालदीव्स का सपोर्ट भारत को होता है तो ये चाइना के ट्रेड के लिए बैड न्यूज होगी, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट होने वाला सारा माल भी मालदीव्स के नजदीक से होकर गुजरता है। आप चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां चाइना भारत के अराउंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वहां के इलेक्शंस में इंटरफियर कर रहा है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। भारत को ओशन के सब ओर से घेर रहा है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में हमने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया। चाइना इंडियन ओशन के आइलैंड नेशंस के साथ दिन ब दिन अपने रिलेशन सुधार रहा है और मालदीव्स जैसे छोटे देशों को चाइना की जरूरत है। 2011 से पहले मालदीव्स लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री यानी LDC के लिस्ट में आया करता था, लेकिन अब वो उससे बाहर है। यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने यह समझ लिया है कि अब मालदीव्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो उन्हें हमारे एड की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं। इंटरनेशनल एड यानी आने वाला पैसा कम हो गया तो डेवलपमेंट होगी कैसे? एज अ रिजल्ट मालदीव्स को नए स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाने पड़े और चाइना ने इस चांस पर जमकर डांस किया। यह है चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज। ये 2018 में पब्लिक के लिए खुला। इसकी टोटल कॉस्ट $200 मिलियन है और ये सारा पैसा चाइना से लोन के तौर पर लिया हुआ है। वैसे ही चाइना ने मालदीव्स के साथ 2017 में कई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी किए। ओके, मालदीव्स एक छोटा देश है, उनका टोटल GDP बस $5 बिलियन है और उनका सिर्फ चाइना के साथ जो डेट है वो उनके GDP के 1/5 ऑलरेडी हो चुका है। यानी मालदीव्स जल्द ही चाइना के एक डेट ट्रैप में अटकने वाला है। ओके, तो कंक्लूजन क्या है? 1, चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। 2, मालदीव्स को डेवलपमेंट के लिए जिन पैसों की जरूरत है चाइना वो उन्हें भर भर कर दे रहा है। 3, मालदीव्स में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाकर वोट्स जीते जा रहे हैं। यानी मालदीव्स के लोग भी आज एंटी इंडिया सेंटिमेंट को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए लक्षद्वीप डेवलप करना भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट टू ब्लैकमेल मालदीव्स बट टू डेवलप आवर ओन मालदीव्स, ताकि हमारी सिक्योरिटी मालदीव्स के पॉलिटिक्स पर निर्भर ना रहे। इंडियन ओशन में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन प्रेजेंस बना रहे, लक्षद्वीप की डेवलपमेंट हो और हम इंडियंस के लिए एक सुंदर मालदीव्स अल्टरनेटिव बने, ताकि हम दूसरे कहीं के नहीं यहीं के फोटो शेयर करें और गर्व से कहें ये है मेरा भारत। चैप्टर 5 कंक्लूजन। इस वीडियो की शुरुआत में आपने बॉयकॉट मालदीव्स ये टर्म सुनी होगी, लेकिन लेट मी क्लैरिफाई, पैसा आपका है। आपको जिस देश में जाना है आप वहां पर जा सकते हैं। आपके पैसे को जैसे खर्च करना है आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर सोचिए कि जहां के लोग इंडिया आउट कैंपेन करने वाले प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं वहां के ही लोगों को आप भर भर के पैसे क्यों देना चाहते हैं? चलिए एक सवाल लेते हैं, मैं भी खुद से पूछता हूँ, आप भी खुद से पूछिए। जब हम बीच पर वेकेशन मनाने की सोचते हैं तो क्यों लक्षद्वीप और अंडमान जैसे नाम हमारे दिमाग में नहीं आते? क्यों हम हमेशा थाईलैंड, मालदीव्स, मॉरिशस के बारे में ही सोचते हैं? यस, पासपोर्ट पर जब अलग अलग देशों का स्टैंप लगता है तो काफी अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करना फैशनेबल लगता है। इनफैक्ट फैशनेबल है। हम भी कोई संत महात्मा नहीं है। फॉरेन ट्रिप्स किसे पसंद नहीं है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे बगल में जो है उसकी हमें वैल्यू नहीं है। जो सुंदर है और सस्ता भी, स्वच्छ है और अच्छा भी, उसी को हम इग्नोर कर देते हैं और फिर सोचते हैं अरे फॉरेनर्स भारत क्यों नहीं आते? अगर हम ही हमारे देश की ब्यूटी को देखकर अनदेखा करेंगे तो बाहर के लोग इसे कैसे देख पाएंगे? सच तो यही है। कुछ लोग परदेश जाते हैं और कुछ लोग घर को ही परदेश बनाते हैं। पेट्रियटिज्म, इसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए पेट्रियटिज्म सिंपल है। देश को खुद का घर मानो, जैसे अपने घर को साफ रखो। गाइस, तो वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग थी आज। सर ने भाई जो भी वीडियो बनाते हैं ना उसमें कोई ना कोई चीज एक नई खुलकर सामने आ जाती है। अब चाइना की बात करें तो यकीन करें या तो मालदीव के लोग अनपढ़ हैं या उनको एक दुनियादारी से पता नहीं। अब देखो ना, एक चाइना का अब ये स्टैंड रहा है कि उन्होंने एक पहले कर्जा देना और फिर उन्होंने भाई लूटना स्टार्ट कर देना है। अब
सबसे बड़ी जो मिसाल है ना वो पाकिस्तान की उनको दी जाए कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या हशर नशर कर दिया। एक लोग इधर भाई खाना भी खाते हैं तो अगर चाइना बोल दे कि खाना नहीं खाना, इन्होंने नहीं खाना भाई। इधर तो ये है, अगर वो आप चाइना ने ये हालात पाकिस्तान का किया हुआ है कि हमारी जो अगर हमें 100% मुनाफा होता तो उसमें जो 95% वो चाइना को जाता है, सिर्फ 5% जो है वो पाकिस्तान में रह जाता है। तो उन्होंने इतना कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो सब कुछ जो हम इधर हमारी जो लेबर जो कमाती है या जो भी वो करती है वो सब जो उससे फायदा मिलता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है वो तो चाइना ले जाता है, उसने कर्जे का सूद लेना होता है हमसे। जो खूबसूरत जगह है वहां जाके उसको प्रमोट करें, उसकी पिक्चरें अपलोड करें, लोगों को पता चले कि हमारी कंट्री में भी इतनी खूबसूरत जगह हैं। और जो कि हैं, इंडिया का कल्चर, इंडिया में जो टूरिज्म है वो किसी देश से कम नहीं है, किसी कंट्री से कम नहीं है। जितने भी कंट्री हैं उनका अपना अपना टूरिज्म है, अपनी अपनी खूबसूरत जगह हैं, अपना अपना उनका हिसाब किताब है कि भाई लोग वहां जाते हैं एंजॉय करने फिरने तुरने। हर कंट्री का जो ना अपना एक लेवल है, उनकी खूबसूरती है। लेकिन ये नहीं है कि भाई इंडिया की को कम खूबसूरती है या इंडिया में को कम टूरिज्म है। इंडिया में कश्मीर है, ये लक्षद्वीप है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूरिज्म जो है ना प्लेस है। लेकिन इंडिया का कल्चर जो कि वो कल्चर है जहाँ पे लोग आते हैं और वापस ही नहीं जाते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो इंडिया में आते हैं और वापस जाने का दिल नहीं करता। इतना बढ़िया जो है ना इंडियन कल्चर है। और एक बात जो भाई ने एंड पे कही कि जो वीडियो पिछले देख रहे थे तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। अब इसमें ये था कि उनके जो नए पीएम जो है वो मतलब आए हैं, तो उन्होंने कैंपेन ही इंडिया आउट के नाम से चलाई थी हैं और फिर वो कामयाब हुए। फिर अच्छा मिलिट्री का जो था, मैं भी ना उस दिन से वीडियो तो देख रहा था कि इंडियन मिलिट्री मालदीव में क्या कर रही है, मतलब वहां पर वो कि इंडियन मिलिट्री को यहाँ से आउट करो, निकालो। तो मैं सोच रहा था कि भाई उधर इंडियन मिलिट्री मालदीव अलग से कंट्री है तो वहां पे क्या उसका योगदान रोल क्या है, क्यों है उधर। तो इन्होंने जो मतलब रेडार अपने बनाए थे तब मालदीव को जरूरत थी सिक्योरिटी की, तो वहां पर रेडार जो है वो इंडियन आर्मी ने पैसा लगा के इंडिया ने बना दी है। और वहां पर 70 लोग, सिर्फ 70 इंडियन आर्मी के लोग जो है वो जवान जो है वो शामिल है। और 70 बंदों से आपके देश को खतरा कैसे हो सकता है? मतलब अब उन रेडार से इंडिया जो है वो भी लोकेशंस हर चीज जो है वो मदद ले रहा होगा, मालदीव को भी मदद मिल रही होगी। तो ये चीजें जो है আমি আমার মাথায় ঢুকতেছে না যে যে দেশের 40% ইকোনমি নির্ভর করে, হ্যাঁ মানে এক কথায় মানে ইন্ডিয়ার জন্যই কিন্তু আসতেছে এই 40% ইকোনমি, যে দেশটার কারণে সেই দেশটাকে মানে এত খারাপ খারাপ কথাবার্তা বলা বা সেই দেশটাকে বয়কট করার চিন্তা ভাবনা করা, হ্যাঁ এই জিনিসটা আসলে মালদ্বীপের কি বলবো শুধুমাত্র মানে চায়না ট্র্যাপে পড়ে ওরা কিন্তু এই কাজটা করতেছে, তাই না? আসলে মানে আমার আসলে মাথায় ঢুকে না যে কেন জাস্ট মানে সামান্য একটু বর্তমান সুবিধার জন্য আমি ভবিষ্যতে আমার নিজের ক্ষতি বয়ে আনতেছি, তাই না? কথা নিজের দেশের ক্ষতি বয়ে আনতেছি, হ্যাঁ এটাই কিন্তু হইতেছে। তোমার কি মত এখানে? আসলে একটা ব্যাপার হচ্ছে কি, যখনই আসলে চীনপন্থী নেতা আসে এরপর থেকেই কিন্তু আসলে এইভাবে ঝামেলাগুলো শুরু হয়, যদিও শুরুতে বললাম। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার যদি আমরা দেখি, ফলো করি, তাহলে দেখা গেল পুরো ডিটেলস বিষয়ের আলোচনার প্রেক্ষিতে এটাই আমরা বুঝতে পারলাম, যদিও ভারত থেকে 40% ইকোনমি মালদ্বীপের হয় কিন্তু